गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस मेथड ऑफ ईथर। सिंथेसिस मेथड ऑफ ईथर। इस ईथर को बनाने की विधि क्या है? तो ईथर को बनाने की जो विधि है उस विधि में सबसे पहले आता है प्रयोगशाला विधि। क्या आती है? प्रयोगशाला विधि आती है। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपने पास में है एक नंबर प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला विधि के अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं अल्कोहल, और अल्कोहल को 413 केल्विन ताप पर, अल्कोहल को 413 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। तो अपने पास में क्या बनती है? ईथर बनती है। क्या बनती है? ईथर। तो देखिए कैसे, आपके पास में अल्कोहल है CH3 CH2OH, इसको हम क्या करेंगे H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगे? H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, यानी यहाँ से ये कंपाउंड बाहर जाएगा। तो जैसे H2O बाहर जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 क्या आएगा? HSO4। ठीक है, ये रिएक्शन होती है 373 केल्विन ताप के ऊपर। ठीक है, ये जानते हैं ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है? एथिल अल्कोहल। क्या हमारे पास? एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल को हमने क्या कर दिया? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मिलाया तो यहाँ से क्या बाहर निकला? H2O। तो ये क्या बन गया? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तो यह बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होता है CH3 CH2 HSO4, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है वापस इसे रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ CH3 CH2 और क्या आता है? OH। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से वापस क्या बाहर निकलता है? H2SO4 और यहाँ से क्या बन जाती है? ईथर। और ये रिएक्शन होती है 413 केल्विन ताप पर। तो क्या बनता है? CH3 CH2O CH2 जाता है CH3, तो यहाँ से क्या बन जाती है? डाई एथिल ईथर। क्या बन जाती है? डाई एथिल ईथर। और इसका IUPAC नेम क्या होता है? एथॉक्सी। एथॉक्सी और क्या बन जाता है? एथेन। तो ये क्या बन जाता है? एथॉक्सी एथेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईथर को बनाने की मेथड क्या है? प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि के अंदर क्या करना? आपको अल्कोहल लेना है, तो अल्कोहल को रिएक्शन करवा देंगे H2SO4 के साथ। तो ये क्या बनाएगा? H2SO4 के साथ जैसे रिएक्शन होगी तो ये क्या बना लेगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और क्या बनाएगा? H2O। इसको हम गर्म करते हैं 373 केल्विन ताप पर। फिर वापस क्या करेंगे? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अल्कोहल के साथ 413 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगी? ईथर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ईथर, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाई एथिल ईथर कहते हैं। और IUPAC नेम क्या होता है? एथॉक्सी एथेन कहते हैं, क्योंकि इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। और ये क्या होता है? एल्केन। तो एथॉक्सी और क्या बन जाएगा? एथेन। तो ये एक प्रयोगशाला विधि है। तो प्रयोगशाला में क्या करते हैं कि 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे? 2 आइटम किसके डालेंगे? एथिल अल्कोहल के, और 1 आइटम किसका लेंगे? H2SO4 का। इन दोनों को उस फ्लास्क के अंदर डालकर हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे और उसको बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। जैसे बालू उष्मक पर गर्म हो जाएगी तो इसमें जो बर्फ होता है संग्रहित, उसमें क्या करते हैं? इसको ठंडा करते हैं। तो अपने पास में क्या बनती है? एथिल ईथर या डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? शुद्ध अवस्था में इसको प्राप्त करते हैं। तो ये जो ईथर बनती है ये क्या होती है? अशुद्ध ईथर होती है। तो अशुद्ध ईथर है, इसमें क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड है, वो SO2 के रूप में इसमें अशुद्धियाँ रहती है। ठीक है, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसमें क्या मिला देते हैं? क्षार मिला देते हैं, NaOH। जैसे क्षार मिलाएंगे तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धियाँ क्या हो जाती है? दूर हो जाती है।
फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें उस का आसवन करते हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ में 306 से 308 केल्विन ताप उसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर ये प्रयोगशाला विधि है, इसको लैब में आसानी से बनाया जा सकता है। तो अपने पास शुद्ध अवस्था में क्या प्राप्त हो जाती है, ईथर प्राप्त हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी एक्सपर्ट कहते हैं, जो अपने पास क्या करता है, ये ईथर का निर्माण कर देता है। और इसको हम क्या बोलते हैं कि ये मेथड क्या है, लेबोरेटरी मेथड होती है, ये प्रयोगशाला विधि। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला विधि की सहायता से किसका निर्माण कर सकते हैं, ईथर का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। फिर ये क्या कहना चाहता है कि इस पूरे अवशोषण के अंदर यानी इस मेथड के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को बार बार बदलना पड़ता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, तो क्या बना लेता है, SO2 बना लेता है। ठीक है, इसके बाद में आती है इसकी औद्योगिक विधि। क्या आती है इसकी औद्योगिक विधि, तो वो अपने पास है। आगे देखिए, अगर हम बात करें अन्य विधि के द्वारा, तो ये क्या कह रहा है, इसकी जो मेथड है उसमें देखिए इसकी अदर मेथड क्या है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट या एल्यूमिना के प्रेजेंस के अंदर नेक्स्ट मेथड क्या है इसकी, नेक्स्ट मेथड है इसकी, देखिए नेक्स्ट मेथड के अंदर एक नंबर क्या कहेंगे कि आपके पास में क्या है, एल्कोहल। क्या आपके पास एल्कोहल, एल्कोहल को हम क्या करेंगे, एल्यूमिना की प्रेजेंस में Al2O3 और 523 केल्विन ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। भी एल्यूमिना की प्रेजेंस में या एल्यूमिनियम सल्फेट की प्रेजेंस में एल्यूमिना को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। जैसे आपके पास में यहाँ से है CH3 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3 CH2 क्या आएगा, OH। तो ये क्या करता है, यहाँ से H2 को एक्सट्रैक्शन करता है। ठीक है, जैसे H2 बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, H2O, तो आपके पास में क्या बन जाती है, ईथर। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन, CH2 और क्या बनती है, CH3, इसे क्या बोलते हैं, डाई एथिल, और क्या बन जाती है, डाई एथिल ईथर, या इसको हम क्या बोलते हैं, एथॉक्सी, और क्या बन जाएगा, एथो, ये बन जाएगा एथॉक्सी एथिल। ठीक है, अभी ये क्या कह रहा है, इसी के अंदर दूसरी मेथड क्या है, इसकी दूसरी मेथड है कि यदि आप एल्कोहल को लेते हो CH3COH2OH, इस एल्कोहल को लेते हो और इस एल्कोहल को यदि 673 केल्विन ताप पर एल्यूमिना या एल्यूमिनियम फास्फेट की उपस्थिति में क्या करते हो, गर्म करते हो, तो यहाँ से ये क्या करता है, H2 को बाहर निकालता है। तो इस कार्बन से तो क्या भाग जाएगा, OH, और यहाँ से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, तो माइनस में क्या हो जाएगा, H2O। यहाँ से क्या बन जाती है, एथेन, तो CH2 डबल बॉन्ड क्या आता है, CH2, तो यहाँ से क्या बन जाती है, एथेन, और प्लस में क्या आता है, H2। ठीक है, तो कहने का मतलब इसकी अन्य मेथड क्या है, तो यदि आप एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल को एल्यूमिना की प्रेजेंस में 523 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो ये क्या बनाता है, डाई एथिल ईथर का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरी मेथड क्या है कि यदि एल्कोहल को हम 653 केल्विन ताप पर एल्यूमिना या एल्यूमिनियम सल्फेट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या बना लेता है, एथीन, और प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। तो इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ईथर का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद में आती है विलियम संश्लेषण। क्या है, नेक्स्ट विधि है इसकी, विलियम संश्लेषण। ठीक है, तो विलियम संश्लेषण के द्वारा देखिए हम किस प्रकार से ईथर का निर्माण करते हैं। विलियम संश्लेषण क्या है, भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवा देते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं विलियम संश्लेषण क्या है, विलियम देखिए, तो अपने पास में नेक्स्ट मेथड क्या है, विलियम संश्लेषण। नेक्स्ट मेथड अपने पास विलियम संश्लेषण, विलियम सिंथेसिस।
ठीक है। तो विलियम संश्लेषण क्या है? तो विलियम संश्लेषण है, उसकी अगर हम बात करें विलियम संश्लेषण, अगर इसकी मेथड की हम बात करें तो ये क्या कह रहा है कि आपके पास में एल्किल हैलाइड है, तो क्या आपके पास CH3 CH2X एल्किल हैलाइड है, और यदि एल्किल हैलाइड को किसमें मिला देते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड, तो फॉर्मूला क्या होता है? NaOR, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है क्या बाहर निकलेगा? सोडियम हैलाइड। जैसे ही सोडियम हैलाइड बाहर निकलेगा NaX, तो प्लस में क्या बन जाता है? ईथर, यानी C2H5O क्या आता है? तो ये क्या बन जाती है अपने पास में? ईथर। क्या बन जाती है? ईथर, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें, जैसे CH3 CH2Cl प्लस यहाँ पर क्या है? सोडियम ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है? C2H5। तो देखिए विलियम संश्लेषण के लिए यहाँ से क्या बाहर निकला? NaCl। तो जैसे NaCl को बाहर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाती है? C2H5O C2H5, यानी क्या बन जाती है? ईथर बन जाती है। क्या बन जाती है? ईथर। इसको हम क्या बोलते हैं? विलियम संश्लेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विलियम संश्लेषण। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर? इसने नोट लगाकर ये बात कही है नोट में कि यदि आपको मिश्रित ईथर बनानी हो, क्या बनानी हो? मिश्रित ईथर बनानी हो, तो हम क्या करेंगे? दो मेथड है मिश्रित ईथर बनाने के लिए। सबसे पहले ये क्या कहता है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवा देते हैं तृतीयक सोडियम ब्यूटाक्साइड के साथ। तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, तो सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड कैसे बनेगा? देखिए आपके पास में है एल्किल हैलाइड CH3 CH2 और क्या है? X, तो ये तो हो गया एल्किल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड के साथ, तो ये बन गया सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाएंगे, इसको मिलाया प्राथमिक एल्किल हैलाइड को मिलाया और सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड को मिलाया, तो यहाँ से क्या बाहर निकला? यहाँ से बाहर निकलेगा सोडियम हैलाइड, ये बाहर निकला NaX प्लस। अब देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? C2H5, तो यानी इसको हम साथ में लिख सकते हैं CH3 CH2 को क्या लिख सकते हैं? C2H5 ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ पर क्या आएगा? CH3 और क्या आएगा? CH3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी? ईथर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी? ईथर, ठीक है। तो इस ईथर का नामकरण करेंगे, ठीक है। नामकरण करेंगे तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, तो कार्बन इसमें 3 आएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? 2-एथॉक्सी, क्या बोलेंगे? 2-एथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन, 2-एथॉक्सी 2-मेथिल क्या आ जाएगा? प्रोपेन, ठीक है। तो यदि प्राथमिक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड के साथ करवाएंगे, तब तो क्या बन जाएगा? डाईएथिल ईथर बन जाएगा, सॉरी 2-एथॉक्सी 2-मेथिल और क्या बन जाएगा? प्रोपेन, यानी ईथर बनेगा। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी जगह यदि आप तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हो, क्या लेते हो? तृतीयक एल्किल हैलाइड, तो देखिए तो मिश्रित ईथर में दूसरी प्रोसेस क्या है? देखिए तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं, यानी CH3 कार्बन CH3 और क्या आ जाएगा? X, इसे क्या बोलते हैं? तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम एथॉक्साइड के साथ, इसके साथ सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? NaX, तो सोडियम हैलाइड बाहर निकला, ठीक है। एक निकल जाएगा हाइड्रोजन, तो ये क्या बना लेगा? एल्कोहल, C2H5 क्या आएगा? OH प्लस, यहाँ पर क्या बनेगा? 2-मेथिल प्रोपेन, तो क्या बन जाएगा? CH3C
CH3 डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2, डबल बॉन्ड क्या आएगा CH2, ठीक है। तो सॉरी, तो कहने का मतलब यहाँ से क्या बने। अब देखिए दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो दोनों रिएक्शन में डिफरेंस ये दे रखा है कि यहाँ से तो लिया हमने प्राथमिक एल्किल हैलाइड और वहाँ पर हमने क्या लिया द्वितीयक सोडियम ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड लेंगे और सोडियम एथोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो दोनों में अंतर हो गया। देखिए आप, यदि प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेंगे तो ईथर बनेगा और यदि तृतीयक एल्किल हैलाइड लोगे तो क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, एल्कीन, ठीक है। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड के अंदर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बाहर निकलेगा, सोडियम हैलाइड प्लस यहाँ से क्या बाहर निकला C2H5 और क्या निकला H एल्कोहल। तो यहाँ पर क्या बच गया, डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बन गया 2 मेथिल प्रोपीन। तो इसको हम क्या कहते हैं कि मिश्रित ईथर को बनाने की दो मेथड है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कि एथिल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर भी ईथर का निर्माण होता है। यदि एल्किल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तब ईथर का निर्माण होता है। तो इसके अंदर नेक्स्ट मेथड क्या है, देखिए 3 नंबर, यदि एल्किल हैलाइड है CH3 CH2I, ठीक है, प्लस इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे CH3 CH2I। अगर इसकी रिएक्शन करवा देते हैं Ag2O के साथ, इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, सिल्वर ऑक्साइड। तो यहाँ से क्या बाहर निकलता है 2AgI, यहाँ से क्या बाहर निकलता है 2AgI प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा ईथर। ईथर कैसे बना, C2H5 O क्या आएगा C2H5, इसे क्या बोलेंगे डाई एथिल ईथर, क्या बोलेंगे इसको, डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो अगर एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन यदि सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी करवाते हैं तो भी क्या बनती है, डाई एथिल ईथर बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, ईथर को आसानी से बनाया जा सकता है। इसके बाद में आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, सॉरी ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल ईथर। देखिए नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल ईथर। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि डाई एथिल ईथर मीठी गंध वाला रंगहीन द्रव। कैसा होता है ये, डाई एथिल ईथर मीठी गंध वाला क्या होता है, रंगहीन द्रव होता है, ठीक है। 2 नंबर, जल में एविले और जल से हल्का होता है, जल से क्या होता है, हल्का। तीसरा, ईथर है वो कार्बनिक विलायक में विलय, कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल, बेंजीन, अल्कोहल, बेंजीन आदि में क्या होता है, विलय, आदि में क्या होता है, विलय। 4 नंबर, ठीक है, ये ज्वलनशील द्रव होता है। क्या होता है ये, ज्वलनशील द्रव।
ज्वलनशील व वाष्पशील द्रव, ये वाष्पशील के रूप में भी होता है, ये वाष्पशील भी होता है और ज्वलनशील भी क्या होता है, दोनों इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसको सूंघने से बेहोशी होती है, इसको सूंघने से बेहोशी कह सकते हैं कि ये निश्चेतक के रूप में काम आता है, निश्चेतक यानी बेहोश करने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 6 नंबर पॉइंट, इसका क्वथनांक या हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 300 7.6 केल्विन होता है। क्या होता है 6 केल्विन। तो कहने का मतलब इथर की जो प्रॉपर्टीज वो क्या है, इथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि डाई एथिल इथर होता है वो मिट्टी गंध वाला क्या होता है, रंगहीन द्रव होता है, जल में अविलेय और जल से क्या होता है, हल्का होता है, ये लाइटली होता है। इथर कार्बनिक विलायक अल्कोहल बेंजीन आदि में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, ये आसानी से घुल जाता है। यह ज्वलनशील होता है और वाष्पशील होता है, यानी जलने में क्या ज़्यादा सहायक है और वाष्प यानी वाष्प के रूप में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जो डाई एथिल ईथर है इसका यूज निश्चेतक के रूप में यानी बेहोश करने के भी काम का, इसको सूंघने पर इंसान को बेहोशी भी होनी, नशा होता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 307.6 केल्विन होता है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईएथिल ईथर। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईएथिल ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी इसकी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब रासायनिक गुण में से रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की प्रेजेंट करती है। कौन, ईथर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसकी एल्किल समूह या एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसके जो रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण के अंदर क्या आता है, सबसे पहले आता है एथिल समूह की, इसकी एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ईथर के अंदर क्या होता है, एथिल समूह होता है, उसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 2 नंबर क्या है कि ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, ईथर में क्या होता है ऑक्सीजन, तो ईथर में ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण रिएक्शन, के कारण अभिक्रिया। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रिया। 3 नंबर क्या है, CO आबंध, CO आबंध विखंडन की रिएक्शन। ठीक है, और 4 नंबर आती है अदर रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, ये अदर रिएक्शन, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या है, अदर रिएक्शन। ठीक है, तो ये है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कौन है, तो देखिए ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो यह रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से प्रेजेंट करता है। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, एथिल समूह की प्रतिस्थापन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद ईथर के अंदर ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण रिएक्शन, CO आबंध विखंडन की रिएक्शन और अदर रिएक्शन। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाईएथिल ईथर। तो डाईएथिल ईथर की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, देखिए आइए जानते हैं संरचना के बारे में। तो आपके पास में क्या है, CH3 CH2 ऑक्सीजन, CH2 और क्या होता है CH3 और 2 क्या होता है इसके ऊपर लोन पेयर।
तो ये क्या कह रहे हैं कि जहाँ ऑक्सीजन के जो कार्बन जुड़ा होता है संकरण क्या होता है sp3, इसका संकरण क्या होता है sp3, और इसमें बंध कोण का मान कितना होता है 110 डिग्री। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें जो कार्बन वो sp3 होता है तो बंध कोण का मान कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन डाई एथिल ईथर का जो संकरण होता है वो क्या होता है sp3 और बंध कोण का मान कितना होता है 110 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो डाई एथिल ईथर है ये इस दूसरे में क्या होता है प्रतिकर्षण करते हैं, क्या करते हैं प्रतिकर्षण। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर में प्रतिकर्षण होने के कारण, ठीक है, प्रतिकर्षण होगा तो इसमें क्या बढ़ेगी दूरी बढ़ेगी, यानी बंध की दूरी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे ये बंध दूरी को बढ़ाएंगे तो ये दोनों अगर एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे यानी क्या हो जाएगा रिपल्सन, तो जैसे बंध दूरी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल का मान भी क्या होता है बढ़ता है, यानी बंध कोण का मान भी क्या हो जाएगा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें कोण का मान बढ़े कितना हो जाता है 110 डिग्री, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है कोणीय होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है कोणीय। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है कोणीय होती है, और इसके लिए डाइपोल मोमेंट का मान कितना होता है, डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 1.3 d होता है। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर के स्ट्रक्चर की बात करें तो डाई एथिल ईथर में ऑक्सीजन पर क्या होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है, तो इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण क्या है कि एथिल समूह में क्या होगा रिपल्सन होगा, जैसे इसमें रिपल्सन होगा तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी बढ़ेगी, और जैसे दोनों के बीच की दूरी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल का मान भी क्या होता है बढ़ता है, और इस प्रतिकर्षण के कारण जो बंध कोण का मान बढ़ता है तो इसमें क्या कह रहा है कि इसके डाइपोल मोमेंट का मान भी कितना होता है 1.3 डिवाइड होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है डाई एथिल की वो कैसी होती है कोणीय होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है कोणीय होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब तो ये अपने पास में डाई एथिल ईथर की स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार की प्रेजेंट होती है कि एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उसके बाद है कि डाई एथिल ईथर में ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रिया, CO आपन विदलन की अभिक्रिया और अदर रिएक्शन। ये इसके बाद इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।